तो अगर आप टाउन प्लानिंग की बात करें तो इससे जुड़े हुए कई ऐसे बिल्स हैं जो सांसद बैठे हुए हैं, जैसे आप लैंड बिल ले लीजिए, रियल एस्टेट रेगुलेटर ले लीजिए, जो कि काफी अहम है। तो क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट में ये एक बड़ा बाधा बन सकता है? एक तरफ है एक तरफ है कि ये बाधा बन सकता है, आपने सही कहा। बट मैं जिस जगह से बैठा हूँ देख रहा हूँ, क्योंकि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहिए, ईज ऑफ गवर्नेंस कहिए, इन चीज़ों को के ऊपर में गवर्नमेंट भी ख्याल दे रही है। और विज्ञान भारती का जो ये स्मार्ट सिटीज का कॉन्फ्रेंस है, एक उनका अप्रोच ये भी है कि सिर्फ हम टेक्निकल सोल्यूशन नहीं देंगे, ये प्रोसीजरल इश्यूज पे भी देंगे। कल जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें जो है, इनके लिए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे बैठ के, क्योंकि इसको यदि आप सीक्वेंशियल करेंगे तो ये कभी होएगा नहीं। तो इसके लिए एक तो विजन चाहिए कि इसको करना है, और डीप थिंकिंग चाहिए, बट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को साथ में बुलाना पड़ेगा। इनमें कुछ चीज़ें जो है वो सेंसिटिव होती हैं, लैंड को पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया है, बट बाकी जो चीज़ें हैं लैंड को छोड़ के, ये रेगुलेटरी, इफ देयर इज ए वेल थॉट ऑफ लेजिस्लेशन, ये सब चीज़ें प्रॉपरली पुट की जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे है सिस्टम, है हमारे गवर्नेंस सिस्टम में मल्टी स्टेक होल्डर कमिटीज बनाने का सिस्टम है। जैसे स्मार्ट सिटी से पहले एसईजेड्स आए थे, एसईजेड्स में कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक कमेटी बनाई गई थी, जहां सारे इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरी एक ही मीटिंग में बैठते थे और डिसीजन वहां ली जाती थी। तो उस प्रकार से किसी तरह से इसको आगे ले जाना पड़ेगा। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आपने बताया, यहाँ पर अश्विन भाई आपसे पूछना चाहूंगी, दिल्ली में जैसे हम देख रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच एक तरीके से जंग छिड़ गई है कंट्रोल को लेकर। जब टाउन प्लानिंग की बात करें, जब स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते हैं, कई मल्टीपल एजेंसीज आ जाती है, साथ में एक सेंटर भी है, आपका राज्य सरकार भी है, आपका लोकल गवर्नेंस बॉडी भी है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कितना बड़ा मुद्दा है, और आप तो जानते ही होंगे, इंडस्ट्री से नाता रखते हैं, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व होने में कितना वक्त लगता है? काफी वक्त लग सकता है। और ये एक गवर्नेंस की एक बात है, जो नई गवर्नमेंट जिन्होंने काफी इनिशिएटिव लिए हैं, तो ये भी एक एड्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम अपने आप अपने खुद जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, उनको तो हम हटा सकते हैं। तो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इस तरह के बड़ा जो एक विशाल जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटीज बनाने का, क्या आपको लगता है कि इसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको भाग लेना है, तो पहले आपकी मांग होगी कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बने, और उसमें क्या होना चाहिए? इंस्टीट्यूट का डेफिनेटली एक महत्व है, लेकिन उसको छोड़ के और भी कई इसके पहलू है जो भी देखना पड़ेगा। अच्छा प्लानिंग, अच्छी टेक्नोलॉजी, पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एक जो पहले ऑडियंस में से जो सवाल पूछा गया था, एक छोटा सा कदम जो हर एक व्यक्ति ले सकता है, हर एक सिटीजन ले सकता है, कि मैं सिर्फ मेरा कचरा वैसे नहीं डाल दूं, लेकिन सेग्रीगेट करके दे दूं, तो काम बड़ा आसान हो सकता है। इस तरह से सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, उनको इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स देने चाहिए, तो काफी कुछ हो सकता है। एक छोटा पॉइंट ऐड राइट। करना चाहता हूँ। देखिए, दो तरह के मुद्दे आते हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और एक जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए यदि स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर या स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर होएगा तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट को डील कर सकता है। जो और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो वेस्टेड इंटरेस्ट के आते हैं, बिकॉज आप कोई भी चीज़ देख लो, ये वेस्टेड इंटरेस्ट प्रॉब्लम, उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो, मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, बट कोई अपने लिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उसमें, उसके ऊपर यानी वी जो नीड। अड़चन बनना चाहता है वो उसे हटाए सरकार। थैंक राइट। दूसरा एक मैं ऐड करूंगा, राइट। कि जो टेंडरिंग प्रोसेस, बिडिंग प्रोसेस, L1 के लोएस्ट बिडर उसको ही देना, इससे एक वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसको भी उसको भी सुधारना रीथिंक होगा करना कि अच्छी होगा। क्वालिटी चाहिए तो आपको अमुक प्राइस तो देना पड़ेगा। राइट। मिस्टर भाई, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आप आर्किटेक्ट भी है, ये बोलिए कि स्मार्ट सिटीज की जब हम बात करें, जनरली देखा जाता है कि भारत में जो लैंड यूज है वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। खासकर मुंबई शहर को ही देख लीजिए, हम अभी भी अ, एक 1.5 FSI 2 FSI लेकर बैठे हुए। क्या आपको लगता है कि लैंड यूज पॉलिसी को भी रीथिंक करना पड़ेगा स्मार्ट सिटीज के लिए?
भी ऐसा है कि भारत में जो स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, वो हम आप आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, जो बार्सिलोना या कैनबरा में और ब्राज़ीलिया में हुआ, जगह दुनिया में कहीं भी हुआ, इससे भी अलग होनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा से स्केल अलग है, हमारा कल्चरल एटीट्यूड अलग है, हमारा लाइफ़स्टाइल अलग है, ये सब कुछ है। और यही पॉलिसी तो लैंड यूज़ के बारे में भी पढ़नी होगी। और जो मॉडल हमने अभी फॉलो किया है, इससे थोड़ा फंडामेंटली डिफरेंट थिंकिंग लैंड यूज़ पॉलिसी में आना पड़ेगा, क्योंकि अ, एक जैसे बोला गया, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना होगा कि सिटीज़ और उसके बाजू में जो विलेजेस, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, उनको भी अभी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा तो रिवर्स माइग्रेशन का भी कुछ हमें सुविधा बनानी होगी। तो अगर तो एफएसआई के नजरिए से देखें तो क्या आपको लगता है कि मल्टीपल एफएसआई इज अ बेटर सॉल्यूशन? we will have to look at it from a basket of issues. FSI alone will not solve the problem, because like Bangalore, which has a low FSI, it is also accommodating a huge amount of population, and we are talking about increasing FSI to very high levels. Like we have this model in China where you have a few towers which are centered and very high rise, and then you have so much of rural area which is actually deprived in many areas. Some example. तो FSI से ही FSI को चढ़ाने से ही इसका solution होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ. FSI is only a part of the solution, but it will be better if we are able to get a lower FSI and accommodate more people. That is, low rise, high density will be in the long run better because of our experience in Nepal also. Right. Like लो राइज disaster from the point, सिटीज बेहतर है, आप जैसे कह रहे from the disaster management point of view also, uh, a long lasting solution may be a low rise solution. यहाँ पर हमारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट को मैं लाना चाहूंगी। सर ये बताइए, एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज लीजिए, हमेशा डेवलपमेंट की बात जब करते हैं, चाहे वो डैम हो, चाहे शहर बना रहे, प्रोजेक्ट्स बना रहे, एनवायरमेंट पॉलिसी को ज्यादातर लोग एक इम्पेडिमेंट या बाधा की तरह देखते हैं। अ, इसे किस तरह लुक्रेटिव बनाए इंडस्ट्री के लिए? कार्बन क्रेडिट्स वगैरह की बात होती है, क्या इसे फाइनेंशियली, मॉनेटरीली आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं? जरूर। देखो, एनवायरनमेंट के तरफ देखने का नज़रिया हमारा, इफ़ यू लुक एट इट एज ए बिजनेस मॉडल करके देखते हैं तो सब चीज़ें आसान बन जाती है। हम लोग R&D वाले लोग हैं, हम R&D को भी इंडस्ट्रियल मोड में लेना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अभी जो चर्चा चल रही है, एनवायरनमेंट ये मेजर ड्राइवर होना चाहिए हर चीज़ का। आज आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, सभी चीज़ें नैसर्गिक स्रोतों से ही आ रही है। आप बिल्डिंग बनाइए, आप रोड बनाइए, आप डेवलप पोर्ट करिए, आप कुछ भी करिए, आपको नेचुरल रिसोर्स, मेन जो है लैंड, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है लकड़ियाँ, कुछ भी आप ले लीजिए, सभी आपको निसर्ग से ही लेना है। जब हमको निसर्ग से ही लेना है तो हमने सबसे पहले होलिस्टिक अप्रोच से ये देखना है कि कोई भी प्रोजेक्ट की फुटप्रिंट कहाँ तक जाती है। मैं एक काम यदि एक जगह कर रहा हूँ, जैसे एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, उस हाई राइज बिल्डिंग की फुटप्रिंट कहाँ तक जाती है, उसमें आने वाला मटेरियल कहाँ से आ रहा है, उसमें आने वाला पानी कहाँ से आ रहा है, उसमें आने वाले जो सोर्सेस लग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पर उसकी क्या क्षति हो रही है। एक जगह उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा तो दूसरी जगह उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। ये जब तक कि हम बैलेंस नहीं करते और जब तक कि इसका हम ट्रांसपेरेंट वे में स्टडी करके ये नहीं बताते कि यहाँ पर ये हो सकता है, तब तक कि हमारे पास ये एनवायरनमेंट एक जगह पॉजिटिव होता है तो दूसरी जगह बाधा हो सकता है। देखने का चश्मा अलग अलग हो जाता है, जिसकी जगह जाती है उसके लिए वो खराब है, जिसको मिलती है उसके लिए अच्छा है। बट एक चीज़ इसमें एक जरूर लानी चाहिए कि जब भी हम नैसर्गिक स्रोतों की बात करते हैं तो एक बात करिए कि जब वो सोर्स है, उसी सोर्स को हम फिर उसको उसमें फिर से उसी को गंदगी डाल के उसको खराब कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि ये नैसर्गिक स्रोत हम कंज्यूम करते हो तो उसको सस्टेनेबल वे में करें, और ये इतिहास बरखे कि इसको खराब ना करें। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं बात सही है,
लेकिन जब आप इतने बड़े पैमाने पर प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन लाने की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए आप इसे फाइनेंशियली अट्रैक्टिव, फाइनेंशियली लुक्रेटिव कैसे बनाए? जरूर कर क्योंकि सकते आदमी बिजनेस कर रहा है और जब तक उसे फायदा नहीं नजर आता है वो आएगा नहीं सामने। जरूर कर सकते आप देखिए कि आप एक चीज को लाइए कि कोई भी सोर्स नेचर से जब आ रहा है तो आपको एक चीज देखनी है कि आपको रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो एक ऐसा सोर्स है जिसको वो कंटिन्यूअस मात्रा में बनाता है। और जब आप अपनी स्मार्ट सिटी रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर में बनाओगे तो आप देखो इसकी सस्टेनेबिलिटी गारंटेड है, क्योंकि मुझे हर साल रिन्यूएबल मास मिल रहा है, रिन्यूएबल सोर्स मिल रहा है, और मुझे गारंटी है कि वो सोर्स खत्म नहीं होगा, मिलता रहेगा। तो आप यदि उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे कि मैं चाहूंगा कि हर स्मार्ट सिटी में 50% रिसोर्स शुड बी रिन्यूएबल रिसोर्स दैट शुड बी यूज एंड 50% शुड बी यूज फ्रॉम दी नेचुरल जो फाइनाइट रिसोर्सेज है। तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ भी बढ़ेगी रिसोर्स कंजम्पशन की, रिन्यूएबिलिटी की वजह से आपको मास भी मिलता जाएगा। और आप जब मैनेजमेंट के ऊपर में जाते हो तो आप ये देख सकते हो कि आज जैसे वेस्ट वाटर रिसाइकिल की बात हो रही है, 80% पानी वापस आ सकता है, तो 20% पानी से मैं काम चला सकता हूँ। 80% यदि सॉलिड वेस्ट जिसमें से ऑर्गेनिक मास निकाल के उसमें से एनर्जी निकल सकती है तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता यानी जो आपका सेविंग हो रहा है वही आपका हूँ। आपका वो इंसेंटिव, इंसेंटिव रहेगा, फाइनेंशियल आपको इंसेंटिव उसको है। इंसेंटिव मिलेगा और दैट विल बी योर बिजनेस इंसेंटिव, राइट। इट विल अब सस्टेन। हमारे जो लोन सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर सरस्वत, आपसे पूछते हैं, इतने जी। सारे पर्सपेक्टिव्स आपके सामने आए तो की टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, हम जब स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए क्यों क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। जब तक हम उसके फंडामेंटल स्वरूप को नहीं देखेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अर्बनाइजेशन तो होगा, और अर्बनाइजेशन, ये भी हम कहते हैं कि अर्बनाइजेशन एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी लाता है। आदमी गांव से और शहर की तरफ क्यों लाता है? क्योंकि वो उसको इकोनॉमी के लिए आता है, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, और देखता है कि मैं शायद जिस तरह से गांव में रहता हूँ उससे अच्छी तरह से रह सकता हूँ। So there is an economic dimension which is added to urbanization, and that's why we say that urbanization is actually an engine of growth, cities development engine of growth. तो इसके साथ बहुत बड़ा इकोनॉमिक मुद्दा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें 3-4 पिलर्स होंगे स्मार्ट सिटीज में। सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चरल है, इंस्टीट्यूशनल है। तो हमें अगर उन सब चीज़ों को देखना है तो उन सबके साथ उसी को मिला के हमें पॉलिसीज और प्लान्स बनाने होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम शुरुआत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे, और उसके बाद अल्टीमेटली वी कैन पुट देम एज ए सिस्टम। तो इन सब चीज़ों में हमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या हम वेस्ट को एप कर लें, क्या हम हिंदुस्तान की जो बेसिक सोल है उसको हटा के कुछ करें? नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान सदियों से इस अपनी सोल के लिए फेमस है, अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसके लिए फेमस है, और उसको बरकरार करके हमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के द्वारा ये काम करना होगा। अभी कुछ ऑडियंस में से ये सवाल किया कि स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट विलेज की क्यों नहीं बात करते हैं? तो बहुत ही अच्छी बात है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था डॉक्टर कलाम के साथ में उस समय, प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज फॉर द रूरल एरिया पूरा। तो उसका संदेश यही था कि जो हेल्थ, एजुकेशन, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो साधन हम वहाँ मुहैया करा सकते हैं, जिसकी वजह से कि वो आदमी वहाँ आ रहा है, शहरों में आ रहा है, उसको क्यों ना हम करें। तो यही एक सोल है, यही एक डायमेंशन है जिससे हम उसको स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे। अभी इन सब चीज़ों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो लोग फिर भी आएंगे, जो विलेज में रहते हैं वो फिर भी आएंगे, क्योंकि जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वहाँ पूरी तरह से नहीं होगी। उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, इजराइल का डायमेंशन लीजिए। इजराइल एक छोटा सा शहर है जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है और विड्थ 60 किलोमीटर है। और आप देखिए तल अवीव से, और जहाँ उसके चारों तरफ है, तल अवीव का डायमेंशन इतना ही है। और जितने भी रिहेबिलिटेशन और जितने भी कॉलोनीज या जितने भी सैटेलाइट बने हैं, 50,000 60,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं है। और हर सेटलमेंट में एक एजुकेशन फैसिलिटी है, एक किबुत्स है, एक हेल्थ सेंटर है,
और जो मोबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, मैं देख रहा हूँ 95 से लेके अभी तक, उस मोबिलिटी में दोनों सड़क के दोनों तरफ कहीं भी कोई बिजनेस सेंटर नहीं। अगर बिजनेस सेंटर है तो वो 500 मीटर दूर, 600 मीटर दूर सड़क से दोनों तरफ है। हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं अर्बन प्लानिंग में, एक्सेप्ट प्रॉब्ली बॉम्बे पुणे हाईवे देख लीजिए, जहां भी किसी शहर में, इवन जो अभी हमने कॉरिडोर बनाए हैं, स्लोली हर जगह एक इंडिया इज बिकमिंग ए कंटिन्यूअस मार्केट फ्रॉम कन्याकुमारी टू केरला। Now this is a very, any infrastructure if you don't have such enforcement that your business centers are separate, your mobility will always become a shrinking dimension. You cannot do that. So urban planning is one of the major aspects which you have to see. Technological intervention will always be needed in this, and that technological intervention is today's technology, जिसकी आज सुबह से लोग बात कर रहे हैं, ICT, नॉन ICT, कम्युनिकेशन, सेंसर्स, वो सब की बात कर तो रहे हैं। लेकिन ये सब जो आप बात कर रहे हैं इसके जी। लिए काफी बड़ा फाइनेंशियल आउटले जी हाँ, लगेगा मैं बता रहा हूँ और दोस्तों। सरकार ने जो है 1 लाख करोड़ मुहैया कराया हुआ है और वो भी 5 साल के वक्त के लिए। तो इससे कैसे बनेंगे 100 शहर? 100 देखिए नए शहर 1 5 लाख साल में। करोड़ कोई कम पैसा नहीं, क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है 1 लाख करोड़ को, वो भी हमें देखना चाहिए। अभी हमारे शॉप साहब ने बोला था कि हम L1 ये मतलब हमारा प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, हमारा प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इज सो sluggish that even spending 1 lakh crore on infrastructure development is not going to be easy. So money is not the issue. Actually, if you look at it as a purely a business dimension, you will have to spend something like making